Hello, my lovely students out there. This is ARK representing an ARK 9. Dear CS professional students, pay attention. CR का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बिकॉज मर्जर मेगा बैंक मर्जर लिस्ट 2023. सर मतलब अरे यार सुनो, ध्यान से सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. हम लोग ना आज सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं 237, सेक्शन 237 ऑफ कंपनी एक्ट. ठीक है, वो क्या बात करता है, ध्यान सुनते जाओ पहले. वो क्या बात करता है, सेक्शन 237 क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है. मतलब कंपनीज एक्ट का सेक्शन 237 कहता है, वापस से सेक्शन 237 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इन पब्लिक इंटरेस्ट दो कंपनीज की अमलगमेशन के लिए ऑर्डर पास कर सकता है. मतलब सर एक्चुअली से वो समझो क्या होता है ना, जब हम वर्ड यूज करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट. अब पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हो सकता है, सपोज दो कंपनीज हैं, ठीक है, उससे ज्यादा कंपनीज हैं, जरूरी नहीं दो ही हो, ज्यादा भी हो सकती हैं. वो कंपनीज मान लीजिएगा अंडर परफॉर्मेंस है, इकोनॉमिकली वाइबल प्रोजेक्ट तो है उनके पास बट फाइनेंशियल इश्यूज हैं. एक कंपनी के पास फंड है, एक कंपनी के पास में वाइबल प्रोजेक्ट्स भी हैं, और अगर इन कंपनीज को याद रखिएगा रन नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंपैक्ट छोड़ेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा. हाँ, तो कई सारे चैलेंजेस आते हैं. हाँ फॉर सर, मतलब रेगुलेटर के लिए एक ऑल ओवर है ना इंपैक्ट पड़ता है. समझिएगा, एक कॉर्पोरेट व्हीकल जब बंद हो जाता है तो उसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे बहुत से जाता है. ये आप लोग बहुत से समझते होंगे. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, कौन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली यहाँ पर. कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके पास पावर है कि कंपनीज को, जी हाँ, अमल कमीशन की ऑर्डर पास कर सकती है अंडर सेक्शन 237. तो सेक्शन 237 में पावर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट. अब ध्यान सुनते जाना, यहां जो मेगा बैंक में तुम्हें दिखा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज के लिए कि आपने ध्यान दिया भी होगा. आई होप आप अगर कॉर्पोरेट न्यूज के साथ में अपडेट रहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही, जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 2023 इन द पब्लिक इंटरेस्ट, याद रखिएगा, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मर्जर अप्रूव किया, कंसीडर किया. जैसे पंजाब नेशनल बैंक का, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स साथ में, ठीक है, ये हम बात करें. इसके अलावा कैनरा बैंक, सिंडिकेट, अच्छा इनकी ब्रांचेस भी इसकी वजह से बढ़ी. ठीक है, इनकी ब्रांचेस भी इस वजह से बढ़ी हैं. ऑलराइट, और अगर देखें इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा. सुनो, सिर्फ और सिर्फ ये लिस्ट इसलिए यहां पे बता रहा हूं ताकि एक आइडिया मिले. इससे देखो जब ब्रांचेस बढ़ेगा, हाँ बिजनेस बढ़ेगा, आप खुद सोच के देखिएगा, जब दो लोग मिलके किसी काम को करेंगे तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन कि दोनों में कॉम्पिटेंसी हो, कंपटीशन नहीं हो, कॉम्पिटेंसी हो. ठीक है, जैसे अज्यूम कर लीजिएगा आप एक प्रोफेशनल रन कर रहे हैं फर्म, ठीक है, फर्म प्रोफेशनली रन कर रहे हैं, तो उसमें कंपनी सेक्रेटरीज भी हैं, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, उसमें कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स भी हैं. तो वहां पर आपको ना कॉम्पिटेंसी मिल जाएगा. बात पकड़ मारा है, आपको कॉर्पोरेट एक्सपर्ट भी मिल जाएगा, आपको कॉस्ट एक्सपर्ट मिल जाएगा, आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट मिल जाएगा. तो एक अच्छी सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं. सेम यहां पर भी, जब यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक और ओरिएंटल ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक्स, ठीक है, या इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तुम देख रहे हो ध्यान से, तो इनकी नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेगी. देखो कंबाइंड डोमेस्टिक ब्रांचेस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली बेनिफिट मिलेगा ना. बात पकड़ में आ रहा है. सो यहाँ मेरा मेन पर्पस जो था वो पहले आपको ये था, आपको थोड़ा सा फैमिलियर करने का, किस ऑलराइट, पहले फैमिली होने का. अब देखो सेक्शन 237 को समझते हैं. तो एक जब आपको एक आइडिया मिला कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट कर सकता है ऐसा, ठीक है, अब ध्यान सुनते जाओ फटाफट से क्या होने वाला है. सेंट्रल गवर्नमेंट ना क्या कहेगा, उसको लगता है कि कोई 2 और मोर कंपनीज है, उनके अमलगमेशन, मर्जर अमलगमेशन के लिए ऑर्डर पास कर देगा. अब बहुत लॉजिकल बात है, हम लोग जानते हैं, एक ट्रांसफर कंपनी होगा, एक ट्रांसफरी कंपनी होगा. जो नया कंपनी क्रिएट होगा उसे बोलेंगे ट्रांसफरी कंपनी. रट गया होगा अब तक तो, ठीक है. तो जो भी राइट्स, ऑब्लिगेशंस, लायबिलिटीज, प्रॉपर्टीज, एसेट्स ट्रांसफरर कंपनी की अमलगमेशन से पहले जो होंगी वो किसकी हो जाएंगी, ऑफ कोर्स ट्रांसफरी कंपनी की. ठीक है, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब इसका मतलब हम लोग जानते हैं ना सर, ऐसा थोड़ी ना कि ट्रांसफर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे या उसके क्रेडिटर्स थे उनके राइट्स खत्म हो जाएंगे. नहीं, उनके राइट्स भी एज इट इज रहेंगे. बहुत सिंपल सी बात है. मैं फिर एक एग्जांपल से बता दूं, अगर आपने अभी यहाँ पर ध्यान दिया होगा, सपोज पंजाब नेशनल बैंक, ध्यान से देखना इस बात को, पंजाब नेशनल बैंक के साथ में मर्ज हो गया कौन, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ कोर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया. अब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
और यहाँ पे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया क्या हो गया, ट्रांसफरर। बोलो एक बार, ट्रांसफरर। ठीक है, तो क्या ऐसा होगा कि जो भी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के राइट्स थे, ऑब्लिगेशंस थे, इसकी ड्यूटीज थी, या इसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स चल रही थी, या इसके मेंबर्स की, जी हाँ, इसके मेंबर्स का इसमें जो भी राइट थे, इंटरेस्ट था, या क्रेडिटर्स इसके जो थे, क्या वो अब उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा? नहीं, अब वो सब का सब पीएनबी की तरफ आ जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ आ जाएगा। मतलब जो जो लायबिलिटीज, राइट्स, ऑब्लिगेशंस ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के थे, अब वो किसको जाएंगे? पीएनबी के, आफ्टर मर्जर। ये बात तुमको रट गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, क्लियर है? ऑलराइट, चलिएगा। सो आइए एक बार सेक्शन देखते हैं फटाफट से। सेक्शन 287 कहता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर अमल कमीशन। बोलो मेरे साथ में अच्छे से, अपना मॉड्यूल में ऐसा लगना चाहिए तुम मॉड्यूल से पढ़ रहे हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट तुम अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हो ना, तो उतनी जान लगा के पढ़ना भी है। ठीक है, चलिए आइएगा। Said that when the central government is satisfied that it is essential the public interest, public interest जैसे मैंने बताया अभी क्या हो सकता है भाई, इकोनॉमी को कंसीडर करते हुए। हाँ, अगर हम देखें कि दो कंपनीज या दो से ज्यादा कंपनीज आपस में मिलकर बिजनेस करेंगे, बेटर परफॉर्म करेंगे, इकोनॉमिकली ज्यादा वायबल होंगे, हाँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएंगे, कॉस्ट ऑफ रिडक्शन आएगा, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा, गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सो इन द पब्लिक इंटरेस्ट दैट two or more companies should amalgamate, the central government may by order notify in the official gazette। इंपॉर्टेंट बात है रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट के अंदर इसकी नोटिफिकेशन देगा। ठीक है, provide for amalgamation of those companies into a single company with such constitution, such property, power, rights, interests, authorities, privileges, with such liabilities, duties and obligations as may be specified in the order। फिर order मतलब ऑफिशियल गैजेट के अंदर जो ऑर्डर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन होगा। क्या मेंशन होगा? कि क्या क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, ड्यूटीज होंगे, राइट्स होंगे, वो स्पेसिफिकली वो डिटेल में मेंशन होगा। बात पकड़ में आ रहा है? तो सेक्शन 237 में तो सिर्फ इतना बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर टू और मोर कंपनीज के लिए इनटू अ सिंगल कंपनी अमलगमेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। क्या लीगल प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाएंगी? ऑफ कोर्स नॉट। अभी रटवा दिया अच्छे से तुमको। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी अगेंस्ट और बाय, फॉर एग्जांपल, अगेन ध्यान से सुनेंगे, देखो इस केस में वापस आओ। जो भी प्रोसीडिंग्स ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पहले का चल रहा था बाय, या तो इन्होंने किसी पे केस किया हुआ था या इनके खिलाफ कोई केस चल रहा था, वो कंटिन्यू रहेगा विद द पीएनबी नेम, याद रहेगा, द कंटिन्यूएशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। सबसेक्शन 2 ने बोला। फिर ये इंटरेस्टिंग सेक्शन है, देखो सबसेक्शन 3 इंटरेस्टिंग है, कहता है इंटरेस्ट और राइट्स ऑफ मेंबर क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर नॉट टू बी अफेक्टेड। ध्यान दो ना इधर भाई, इधर ध्यान दो प्लीज, ध्यान दो। देखो जबरदस्त स्कोर करना है, जान से लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, आओ देखो, कहता है इंटरेस्ट और राइट्स ऑफ मेंबर क्रेडिटर इंक्लूडिंग डिबेंचर्स होल्डर। एग्जामिनर घुमा के दे सकता क्वेश्चन, तो यहाँ पे ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ऑलराइट, चलिए तो इस केस में भी हमको याद रहेगा। अब जैसे सपोज देखो यहाँ पर हो, एक और एग्जांपल दूसरा लेते हैं हम। हो याद हो गया होगा ये वाला, कैनरा बैंक सिंडिकेट बैंक, मतलब सिंडिकेट बैंक मर्ज विद कैनरा बैंक। ठीक है, अब ध्यान सुनना, कैनरा बैंक के कौन लोग? मेंबर या क्रेडिटर या डिबेंचर होल्डर्स। सर इनके राइट्स का क्या होगा? ध्यान से सुनना, इनके राइट्स, जो भी इनके राइट्स सिंडिकेट बैंक की तरफ इनके बनते थे, पहले राइट जो भी इनके राइट्स मेंबर्स के, क्रेडिटर्स के, डिबेंचर होल्डर के, जो भी राइट्स या इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर या इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर जो भी सिंडिकेट बैंक में पहले बनते थे, क्योंकि अब सिंडिकेट मर्ज हो गया विद द, बोलो ना, कैनरा बैंक, तो यहां पर क्या रहेगा? कैनरा बैंक, ध्यान सुनना, कैनरा बैंक के लिए एज इट इज रहेंगे उनके इंटरेस्ट, उनके राइट्स एज इट इज रहेंगे अगेंस्ट और बाय अगेंस्ट द कैनरा बैंक। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात का निकल के आता है, अगर ऐसा होता है कि जो इनका इंटरेस्ट, ध्यान से सुनना, इनके इंटरेस्ट या राइट्स ऑफ द मेंबर कैसे हैं? आर लेस देन ओरिजिनल राइट। ओरिजिनल राइट उनके कहां थे? ओरिजिनल राइट्स और इंटरेस्ट वो किसके साथ थे इस केस में? पहले वाली कंपनी ट्रांसफर कंपनी, मतलब सिंडिकेट बैंक के साथ था। सिंडिकेट बैंक का यहां पे ट्रांसफर कंपनी। अगर ओरिजिनल बैंक में
हमारे केस के हिसाब से, ठीक है। यहां पर बैंक को बोल रहा हूं क्या, टेक्निकल नेम ट्रांसफरर। अब किसी भी मेंबर के हेल्डर के इंटरेस्ट आर लेस, अगर कम है, मतलब मेरे ओरिजिनल वाले पहले वाले अच्छे इंटरेस्ट थे, इंटरेस्ट का मतलब राइट्स में पता लगा शेयर्स हमको जो अलॉट किया गया उसमें मेरी वोटिंग परसेंटेज कम कर रहे हैं, या जो नया क्रेडिटर कह रहा है ये कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन पे आपने हमारा व्हाट लोन का अमाउंट कंसीडर कर रहे हो, ये लेस इंटरेस्टेड है। ऐसे केसेस में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कंसर्न अथॉरिटी, कोई भी अप्रूव्ड अथॉरिटी यहां पे बोल रहा हूं, अथॉरिटी को अपॉइंट करेगा। वो अथॉरिटी क्या करेगा, एग्जामिन करेगा और जो भी लेस मतलब गैप है जिसकी वजह से मुझे लगता है मतलब मेंबर को क्रेडिटर को नुकसान हो रहा है, उसके लिए कॉम्पनसेट किया जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, कॉम्पनसेट, ठीक है। जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट होगा वो कौन डिसाइड करेगा, अथॉरिटी। बात पकड़ में आ रहा है, कौन डिसाइड करेगा, अथॉरिटी, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अब अगर मान लीजिएगा आपको मेंबर है आप या आप क्रेडिटर है और आप सेटिस्फाइड नहीं है कि वो कॉम्पनसेशन का जो अमाउंट दिया जा रहा है वो सही नहीं है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ये जो क्रेडिटर मेंबर लोग है ना, जो मेंबर और क्रेडिटर लोग है, ध्यान से देखो, मेंबर क्रेडिटर लोग है, डिबेंचर होल्डर है, दे कैन अप्रोच टू, दे प्रेफर द अपील, किसके पास जाएंगे, अपील टू एनसीएलटी, याद रहेगा, कहां जाएंगे, एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी ये हमारे साथ जाती हो रही है, कुछ कीजिए, हमारा बात पकड़ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है एकदम। सर कभी भी चले जाएं, अरे नहीं, 30 डेज का टाइम दे रहे हैं सर। 30 डेज का टाइम कब से होगा, अब ध्यान सुनना, 30 डेज का टाइम कब से होगा, आपको ऑर्डर रिसीव हुआ ना, वहां से आपके पास 30 डेज का टाइम स्टार्ट हो गया, वहां से आप एनसीएलटी अप्रोच कर सकते हो अगर आप कॉम्पनसेशन अमाउंट से सेटिस्फाइड नहीं हो। आओ मेरे बच्चे, सेक्शन को यहां से समझ लेते हैं, एक बार आ जाओ। आओ, सेक्शन 3 क्या कहता है, एवरी मेंबर और क्रेडिटर इंक्लूडिंग डिबेंचर होल्डर each of the transfer companies before the Amal Commission shall have as nearly as may be same rights against in or against, ठीक है, the transferee company as he had in the company of which he was originally as a member or creditor. In the case of interest or rights of such member or creditor in against the transfer company are less than his interest or rights against the original company, he shall be entitled to compensation to that extent, which shall be assessed by the such authority as may be prescribed. Every such assessment shall be published in an official gazette, and the compensation so assessed shall be paid to the members or creditor concerned by the transfer company. बोला ठीक है सर, अच्छा देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो ध्यान से सुनना, सबसे क्या फोकस करता है, any person aggrieved by the assessment of the compensation made by the prescribed authority under section 3 within a period of 30 days from the date of the publication of such assessment in the official gazette, prefer an appeal to tribunal thereupon, the assessment of the compensation shall be made by the tribunal, then tribunal will decide. All right सर, ये भी याद हो गया। अब ध्यान सुनना, एक छोटी सी बात, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब सेक्शन 5 की इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सेक्शन 237 के अंदर कंडीशंस फॉर ऑर्डर, क्या कह रहे हैं, कंडीशंस फॉर ऑर्डर, क्या क्या कंडीशंस है, बोला 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए पहले। बहुत सिंपल सी बात करा रहा हूं, ध्यान से देखो, आओ, अरे नहीं रुक जाओ यार, पहले से यहां बता दें एक बार, यहाँ कंडीशंस ऑफर का मतलब, यहां पहले ये 3 बातें अगर पूरी हुई हैं, ठीक है, इन्हीं 3 बातों के पूरा होने के बाद में, ध्यान सुना, इन्हीं के बाद पूरा होने के बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर कंफर्म माना जाएगा। लेकिन क्या बातें पूरी होनी चाहिए, कंडीशंस क्या क्या होंगी, पहला कहता है अ कॉपी ऑफ द प्रपोज ऑर्डर हैज बीन सेंट इन ड्राफ्ट टू द ईच ऑफ द कंपनीज कंसर्न। ध्यान सुनना, अब जैसे कंपनी ए बी सी तीनों इन्वॉल्व है अमल कमीशन में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, ड्राफ्ट स्कीम रेडी करेगा, इसके लिए मैं जानता हूं, ड्राफ्ट स्कीम रेडी करेगा। उस ड्राफ्ट जो यहां पर कॉपी होगी वो तीनों कंपनी के बीच जाएगी, तीनों कंपनीज क्या देखेगा, जो मैनेजमेंट है और उसका मेंबर लोग हैं उसे कंसीडर करेगा, उन्हें लगता है कुछ सजेशंस देने हैं तो ऑफ कोर्स सजेशंस भी इनवाइट किए जाएंगे यहाँ पे। तो पहला ही जरूरी है, ऐसा नहीं होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अचानक से ऑफिशियल गैजेट में अनाउंसमेंट कर दिया, ऑफिशियल गैजेट में अनाउंसमेंट कर दिया क्या
कि सुनो आज से अमलगमेशन हो गया है इनका, ऐसा नहीं होगा। क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, ऑफिशियल गैजेट में अनाउंस करने से पहले एक ड्राफ्ट इसका कॉपी जो होगा वो तीनों कंपनीज को भेजा जाएगा, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी विश को कहां बताएगा कि भैया ये ऑफिशियल गैजेट में कंपनी ऐसा चाह रही है, गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, आपको ड्राफ्ट कॉपी सेंड करना होगा स्कीम का हर एक कंपनी को जो इन्वॉल्व है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर लगता है इस स्कीम के अगेंस्ट, मतलब इस स्कीम से सेटिस्फाइड नहीं है और जो पर्सन एग्रीव्स हैं उन्होंने अपील फाइल कर दिया विद इन 30 डेज, या इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपील जो है वो डिस्पोज ऑफ जाना। तो मतलब दो इंपॉर्टेंट बातें, अपील आपने नहीं किया 30 डेज के अंदर, सर कोई अपील नहीं आई, सेंट्रल गवर्नमेंट के इस एक्शन के खिलाफ कोई भी अपील नहीं आई, ठीक है, या अपील का टाइम भी एक्सपायर हो गया, या अपील आया और डिस्पोज ऑफ हो गया। सर समझ में नहीं आया, ध्यान सुनना, वापस सुनना। देखो हम कह रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसे कंफर्म कब मानेंगे, वो कहता है 3 कंडीशन पूरी हो रही हो तब कंफर्म हो सकता है। क्यों, पहला कहता है कि सबसे पहले कंपनीज को पता होना चाहिए, तो ड्राफ्ट कॉपी ऑफ द स्कीम मस्ट बी सेंड टू कंसर्न कंपनीज। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो चाहती है वो तीनों कंपनी, चारों कंपनी जो भी इन्वॉल्व है, जितनी भी कंपनीज हैं उनको क्या कहेगा, इंटीमेट करेगा। क्लियर। अच्छा, अब दूसरा स्टेप ध्यान सुनना ना, इस जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है ना यहाँ पर, इसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई अपील ही फाइल नहीं की गई, मतलब अपील का टाइम 30 डेज का था वो भी एक्सपायर हो गया। अच्छा बात, तो जो रेमेडी थी आपने एक्सरसाइज नहीं करी, या अपील किसी ने लगाई और ट्रिब्यूनल ने अपील को डिस्पोज ऑफ कर दिया। बात पकड़ में आ रहा है, डिस्पोज ऑफ हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी तरह की रोक टोक नहीं लगी है बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, तो ऑफ कोर्स वो भी कंफर्मेशन आ जाएगा ऑर्डर। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ने मॉडिफिकेशन कर दिया है। और देखो ध्यान से, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कंसीडर्ड made such modification if any in the draft order as may deem fit in light of the suggestions and objections which may be received by it from any company within a such period as may central government may fix in that behalf, not being less than 2 months from the date of which the copy of forces received by that company or from any class of shareholder or from any creditor or any such class of creditor। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर नोटिस भेजा उधर मॉडिफिकेशन किया पट से ऑर्डर पास कर दिया, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 2 मंथ्स इतना टाइम तो होना चाहिए। कब से, ध्यान सुन जाना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग क्या हुआ, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा, ड्राफ्ट कॉपी भेजा, कंपनीज कंसर्न ने चेक किया, उन्हें अपना सजेशंस दिया, सजेशंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को सजेशंस अच्छे लगे, उन्होंने मॉडिफिकेशन किया। अब ये मॉडिफिकेशन कर दिया, क्लियर, एटलीस्ट अभी 2 महीना हो जाना चाहिए। कब से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ सेलेक्ट करना, नॉट बीइंग लेस देन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ विच द कॉपी अफोर्सेड इज रिसीव्ड बाय दैट कंपनी। कौन सा कॉपी कह रहा हूं, क्लॉज ए में जो बता रहा है, क्लॉज ए में कॉपी आया होगा मेरे पास में, सजेशंस आया, मैंने मॉडिफिकेशन भी कर दिया। अब कम से कम याद देखिएगा, जिस दिन मैंने कॉपी भेजा था ना क्लॉज ए में कंसर्न कंपनीज को, वहां से 2 महीने से पहले 2 महीने से पहले किसी भी तरह का ऑर्डर कंफर्म नहीं होगा। इतना तो टाइम आपको देना ही होगा ना कि वो लोग अपना ऑब्जेक्शन या अपनी सजेशंस दे सकें। क्लियर हो रहा है, तो 3 बातें अगर पूरी हो रही हैं तो कंडीशंस सेटिस्फाइड हो रही है और ऑफर ऑफ कोर्स ऑर्डर कंफर्म माना जाएगा। पहला कि भैया सब कंपनीज को आपने नोटिस सेंड किया हो, कौन सा ऑर्डर का, कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ स्कीम ऑफ अमलगमेशन, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम कर दिया। दूसरा, अपील का टाइम एक्सपायर हो गया या अपील डिस्पोज ऑफ हो गया। तीसरा, आफ्टर द मॉडिफिकेशन गवर्नमेंट ने, याद रखिएगा, ऑफ कोर्स इवन एट 2 months बाद आफ्टर द कंफर्मेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द स्कीम, मतलब स्कीम को मॉडिफाई भी कर लिया, उसके बाद 2 महीने तक वेट किया। वेट करने का मतलब कौन से, जब से कॉपी भेजा था ड्राफ्ट का, वो भी टाइम निकल चुका है। अब उसके बाद में ऑर्डर को कंफर्म माना जाएगा। क्लियर, चलिए ऑफ कोर्स एक बार ये कंफर्म हो गया तो उसके बाद में गवर्नमेंट का ड्यूटी बनता है कि ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ऑफ कोर्स उसका रिपोर्ट ऑफ कोर्स देगा यार, डिटेल बताएगा कि हमने कौन कौन से ऑर्डर पास किए हैं। अब कई बार नहीं होता है ना, सुनने में आता रहता है कि अडानी को हेल्प कर रही है गवर्नमेंट, अब उस पर डिबेट्स होती हैं कि सही है गलत है, वो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखना जरूरी है। नाउ सेक्शन 238, छोटा सी बात सीखना अच्छे से। सेक्शन 235 में हमने एक बात सीखी थी, सेक्शन 235 में हमने सीखी थी कि जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर्स ट्रांसफर कंपनी के, जी हाँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ छोड़ छाड़ के सब, ठीक है, तो ट्रांसफर कंपनी के 90% शेयर होल्डर्स इन वैल्यू, 90% शेयर होल्डर्स इन वैल्यू वो क्या करते हैं, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स एक्वायर कर लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, वो एक ऑफर अनाउंस करते हैं,
मतलब ऑफर का मतलब यहाँ पे स्कीम अनाउंस करता है कि भाई डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स आप अपने शेयर्स हमको दे दें। तो ट्रांसफरर कंपनी, वन मोर टाइम, ट्रांसफरर कंपनी के डायरेक्टर्स एक सर्कुलर रेडी करते हैं और उसमें ऑफर की डिटेल्स और इंफॉर्मेशन सेंड कर देते हैं डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को। फिर ये भी बताते हैं कि भाई कंपनी ने नेसेसरी अरेंजमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, वो आपके शेयर्स लेने के लिए तैयार हैं। अब जब भी ये सर्कुलर डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को भेजा जाता है, ध्यान से सुनना, सिर्फ कहां जा रहे हैं हम लोग, अरे भाई सेक्शन 235 भूल गए यार। हाँ देखो यहां पर आओ, क्या बताए थे, पावर टू एक्वायर शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर डिसेंडिंग फ्रॉम द स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी। ट्रांसफर कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर 90% इन वैल्यू ने कंफर्मेशन दे दिया था, 90% इन वैल्यू ने कंफर्मेशन दे दिया था। इसके बाद में व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द 10% और मे बी लेस देन 10%, उनसे भी कम का क्या होगा, उनके शेयर्स एक्वायर करने को तैयार बैठे हम लोग, एक्वायर करने को तैयार हो, ठीक है। कौन लोग करेगा, ट्रांसफरर कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डर लोग, ठीक है सर। उसी को हम पढ़ा रहे कहां पर, सेक्शन 238 के अंदर। तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है वो पूरी होनी चाहिए। क्या, ध्यान सुनते जाओ, पहले वही बता रहे हैं कि ट्रांसफरर कंपनी का डायरेक्टर लोग स्कीम जो ड्रॉ करेगा, मतलब हम आपको ऑफर कर रहे हैं, डिसेंडिंग शेयर होल्डर हम आपको ऑफर कर रहे हैं, आपके शेयर्स हमको दे दो। बोला ठीक है, ट्रांसफरर कंपनी का ही डायरेक्टर लोग सर्कुलर इशू करेगा, उसके अंदर स्कीम ड्रॉ करके बताएगा कि हाँ कि डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स हम ले रहे हैं, साथ के साथ नेसेसरी इंफॉर्मेशन देगा। सारी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या, पर्टिकुलर डिटेल्स रिलेटेड टू कंपनी, प्राइस का रहेगा, सब कुछ ठीक है। देन दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि नेसेसरी कैश अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। और तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जो ये सर्कुलर हम अपने डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं ताकि उनके हम शेयर्स खरीद लें, डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स से शेयर्स खरीद लें, ऐसे इस सर्कुलर की रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। मतलब सबसे पहले ये सर्कुलर जो ऑफर है किसके लिए, डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स एक्वायर करने के लिए, ये सर्कुलर सबसे पहले रजिस्टर्ड होना जरूरी है विद द आरओसी। अगर रजिस्टर्ड नहीं हुआ और विदाउट रजिस्ट्रेशन तुमने जाके सर्कुलर इशू कर दिया तो डायरेक्टर तुम्हारी जान ले लेंगे, 1 लाख रुपए तक का पेनल्टी लगा देंगे। बताता हूं अभी, ध्यान से आओ देखो। सेक्शन 238 कहता है, सेक्शन 1, एवरी ऑफर ऑफ द स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और एनी क्लास ऑफ शेयर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी टू द ट्रांसफरिंग कंपनी बाय अंडर सेक्शन 235, एवरी सर्कुलर कंटेनिंग, सर मुझे याद करना, यहां से याद करो, देखो 3 बातें होनी जरूरी है। सेक्शन 238 कह रहा है 3 बातें पूरी कर दीजिएगा। एवरी सर्कुलर, बोलो एवरी सर्कुलर कंटेन द ऑफर विद द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, पहली बात ये होनी चाहिए। नेसेसरी कैश विल बी अवेलेबल, ये बात हमने इंश्योर कर दी है। सर्कुलर जब दे रहे हैं उसके अंदर लिखा हुआ है हमारे ऑफर में कि नेसेसरी कैश अवेलेबल है। एंड सर्कुलर विल बी इशूड ओनली आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन विद आरओसी। ये 3 बातें पूरी करनी जरूरी है, याद रखो 3 बातें पूरी करनी जरूरी है। वापस एक बार, एवरी सर्कुलर कंटेन द ऑफर विद द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, एवरी सर्कुलर कंटेन द नेसेसरी, ऑफ कोर्स एवरी सर्कुलर कंटेन द ऑफर एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन। दूसरी बात, necessary cash will be available. All right. Now the third one is circular, क्या कह रहा है, circular will be issued only after the registration with the ROC. याद हो गया 3 बातें। तो पहला सर्कुलर देना with necessary information, दूसरा कैश अवेलेबिलिटी के बारे में बताना, और तीसरा रजिस्ट्रेशन करवाना with the ROC। अब ये तीनों काम आपने यहाँ पे कर लिए ना, तो देखते जाओ ध्यान से, ये पॉइंट तुमको भी पढ़ा है, ठीक है, तो घबराने वाला कोई जरूरत नहीं है। ऑफ देखो अब यहां पर और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाते हैं। प्रोवाइडेड दैट रजिस्ट्रार में रिफ्यूज फॉर रीजन टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग टू रजिस्टर एनी सर्कुलर। अब रजिस्ट्रार तो कह रहा है नहीं जी हम रजिस्टर नहीं करेंगे इसको, फिर क्या करें, विच डज नॉट कंटेन द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी गिवन अंडर क्लॉज ए, जैसा बताया 3 बातें नहीं है। विच सेट्स आउट सच इंफॉर्मेशन इन अ मैनर लाइकली टू फॉल्स इंप्रेशन एंड कम्युनिकेट सच रिफ्यूज टू द पार्टीज विद इन 30 days ऑफ द एप्लीकेशन। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स लोगों ने तो कहा हम खरीदना चाहते हैं, हमने सर्कुलर भी इशू कर दिया। ये सर्कुलर याद रखना डायरेक्टर लोग इशू करता है। कौन लोग, डायरेक्टर लोग। किसका, ट्रांसफर कंपनी का। किसके इंस्ट्रक्शन पे कर रहा है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर के कहने पे, ठीक है सर। अभी रजिस्ट्रार ने मना कर दिया भाई हम इसको रजिस्टर नहीं करेंगे, तो अब सर क्या करें, और कितने दिन में करेगा, 30 days के अंदर। अब क्या करें, ट्रिब्यूनल दौड़ के जाओ। नाउ देन अपील शैल लाई टू द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर द सर्कुलर अंडर सबसेक्शन 1। And it said that the director who issues a circular, देखो important आ गया, who issues a circular which has not been presented for registration and registered under clause C shall be liable to penalty of rupees 1 lakh। up to भी नहीं है, सीधा 1 लाख।
1 लाख सीधा ही बोल दिया, मतलब समझ में आ रहा है। तो ट्रांसफर कंपनी के डायरेक्टर्स थोड़े अवेयर रहो, माना तुम्हारे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं जो स्कीम को अप्रूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर्कुलर इश्यू करो, रजिस्ट्रेशन करवाओ, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उनके शेयर्स एक्वायर करो। क्लियर? चलिए, एंड सेक्शन 239 प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड पेपर ऑफ अमलगमेटेड कंपनीज, पहले बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप इन जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसके, अमलगमेटेड कंपनीज के, ठीक है, ट्रांसफर कंपनी के भी, ट्रांसफर कंपनी के पुराने रिकॉर्ड तो वही इंपॉर्टेंट है, उनको आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा ऐसे केसेस में किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को अपॉइंट करके एग्जामिन करवा सकती है सारे पेपर्स को, डॉक्यूमेंट्स को, ताकि वो इंश्योर कर सके किसी भी तरह का ऑफेंस कमिट नहीं हो एट द टाइम ऑफ प्रमोशन इनकॉर्पोरेशन के कंपनी में, टाइम पर कोई इस तरह का फ्रॉड नहीं हुआ हो। क्लियर है? सो विदाउट द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफरर कंपनी का पहले वाला होगा नहीं करेंगे। लायबिलिटी ऑफ ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू मर्जर अमलगमेशन, बड़े मजे की बात है। बोला अच्छा छुप के पहले तुमने कुछ ऑफेंस वगैरह किए हुए थे, किसने किए थे? ऑफिसर्स वगैरह इन्वॉल्व थे मर्जर से पहले, उन्होंने सोचा अच्छा मर्जर हो जाएगा सब बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सेक्शन 240 नॉट सेंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर लॉ फॉर टाइम फोर्स, मतलब अदर इन लॉ, एनी अदर लॉ एंड टाइम फोर्स, मतलब किसी और कानून में जो सजा है वो तो मिलेगा, इसकी सजा तुम जरूर लेके जाओ। द लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड अंडर दिस एक्ट बाय द ऑफिसर इन डिफॉल्ट और ट्रांसफर कंपनी प्रायर टू इट्स मर्जर अमलगमेशन एक्विजिशन शैल कंटिन्यू आफ्टर द मर्जर अमलगमेशन और एक्विजिशन, कंटिन्यू रहेगा ऑफिसर्स के नाम से। ट्रांसफर कंपनी का जो लिटिगेशन है वो तो ट्रांसफर ही कंपनी झेलेगा, ट्रांसफर कंपनी का पहले वाला का जो ऑफिसर का डिफॉल्ट किया हुआ बैठा हुआ है, और बिफोर द अमलगमेशन चिंता मत करो, आफ्टर अमलगमेशन मर्जर भी कंटिन्यू रहेगा। क्लियर एकदम? आई होप यहां तक कुछ डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो तुम्हारा जो बेस्ट प्लेटफॉर्म जैसा तुम यूज करते रहते हो NRK9 का व्हाट्सएप भेजो, वहां पर क्वेरीज आंसर डेफिनेटली करते ही हैं। और किसी भी टेस्ट सीरीज को मिस मत करो, हर सेशन में बार बार कहता हूं ताकि तुम्हारा स्कोर अच्छे से अच्छा हो। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।